हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वॉचर। तो क्या तुम लोगों को पता है कि ग्यूकी हावरी के पीछे एक काफी डार्क फैक्ट है? और तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक लड़का है। ऐसे काफी सारी डिटेल में तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि तुमको पता होगा कि रेंगोकू के पापा ने तांजिरो को लेटर में लिख के कहा था कि एक सन ब्रीदर के पास बाय बर्थ एक डीमन स्लेयर मार्क होता है, लेकिन तांजिरो ने ये खुद कहा था कि उस पे ये मार्क बाय बर्थ नहीं था, उसके डैड पर ये बाय बर्थ था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तांजिरो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि जैसा मार्क इसके डैड पर था सेम वैसा ही मार्क इस पे कैसे आ गया? वेल, इसका आंसर ये है कि कामोटो फैमिली काफी टाइम से सन ब्रीदिंग यूज करती आ रही है। और जैसे कि रेंगोकू के पापा ने कहा भी था कि एक सन ब्रीदर के पास बाय बर्थ एक डीमन स्लेयर मार्क होता है, और इसलिए ये तांजिरो के डैड पर और तांजिरो पर दोनों पे है। क्या तुम्हें पता है कि ग्यूकी हावरी के पीछे एक काफी डार्क फैक्ट है? तुम्हें नहीं लगता कि ग्यूकी हावरी के ये जो पीछे पैटर्न है ये तुमने कहीं और भी देखा होगा? वेल, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा, मैं उन लोगों को बता दूं कि यही सेम पैटर्न हमने साबितो के हावरी पे भी देखा था, जो कि हमें सीजन 1 में दिखाया भी गया था। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि जिस फाइनल सिलेक्शन में साबितो था उसी फाइनल सिलेक्शन में ग्यू भी था। और मांगा में काफी तगड़ी चीज रिवील करी गई थी कि ग्यू ने तो कभी फाइनल सिलेक्शन पास ही नहीं करा था। जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होने वाला था उस दिन साबितो ने सिंगल हैंडेड उस तरह सारे डीमनों को मार दिया था, और इसलिए सारे पास भी हो गए थे एक्सेप्ट साबितो, क्योंकि वो हैंड डीमन के हाथों मारा गया था। और इसलिए ग्यू को लगता है कि वो एक हाशिरा बनने का लायक ही नहीं है, जबकि उसने एक फाइनल सिलेक्शन तक को पास नहीं कर पाया, और इसलिए वो हाशिरा के बीच में खड़ा नहीं होता। और ये जो लेफ्ट साइड में ये जो हावरी है ये ग्यू की बड़ी बहन की है। जब इसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी तब इसके एक दिन पहले ग्यू को बचाते हुए इसकी बहन डीमन के हाथों मारी जाती है, और इसलिए ग्यू काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि उसने तो सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को खोया और उसके बाद अपने अच्छे दोस्त को। क्या तुम्हें पता है कि उरोकोडाकी हमेशा अपना फेस कवर करके क्यों रखता है? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ओरिजिनल फेस इतना ज्यादा काइंड है कि कोई भी इससे डरता ही नहीं था, चाहे वो डीमन हो और चाहे इसके खुद के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। और इसलिए उरोकोडाकी हमेशा ये मास्क पहन के रखता है ताकि लोग इससे डरे। क्या तुम्हें पता है कि उरोकोडाकी ने अपने घर के ऊपर ये पत्थर क्यों रखे हैं? जैसे कि तुमको पता होगा कि उरोकोडाकी का घर पहाड़ों पे है, और पहाड़ों पे मौसम का भरोसा नहीं होता। उरोकोडाकी ने पत्थर इसलिए रखे हैं ताकि इसका घर आंधी तूफान से बचा रहे। और जब तांजिरो जब इस गड्ढे में गिरते गिरते बचता है तब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तरवालें पड़ी है। ये उरोकोडाकी के पुराने स्टूडेंट की तरवाल हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि फाइनल सिलेक्शन में पास होना कितना मुश्किल है। जब उरोकोडाकी तांजिरो को इस पत्थर के पास लेकर आता है तब तुम लोगों को लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल पत्थर है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये पत्थर यहाँ रहने की एक वजह है। ये पत्थर यहाँ पे ग्योमी लेकर आया था जब कनाई की डेथ हो गई थी, तब ग्योमी ने इसे कनाई के रिस्पेक्ट के लिए रखा था, और यही वो जगह थी जहाँ पर ग्योमी कनाई से पहली बार मिला था। तुम्हें पता है कि साबितो के मार्क्स पर यह निशान ऐसे ही नहीं था, ये निशान रिप्रेजेंट कर रहा था इसके स्कार को। और यही चीज तुम यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब उरोकोडाकी तांजिरो को उसका मार्क्स दे रहा था तब तुम उसके मार्क्स पर सन बना देख सकते हो, और साबितो के मार्क्स पर स्कार। इसका मतलब ये था कि हर एक मार्क्स उसके यूजर के पर्सनैलिटी को दिखाता है। लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस करी? शायद उरोकोडाकी को पता था कि तांजिरो सन ब्रीदिंग यूज कर सकता है, और इसलिए तुम देख सकते हो कि तांजिरो वाले मार्क्स पर सन बना था। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो फाइनल सिलेक्शन में ये जो 2 बच्चे आए थे, क्या ये दोनों लड़कियां? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें से ये जो ब्लैक बॉय वाला है ना, ये लड़का है। उबयाशी के टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से 4 लड़कियां होती है और 1 लड़का। जैसे कि हमें मोगन ट्रेन में पता चला था कि डीमन स्लेयर ऑफिशियली ऑर्गेनाइज नहीं है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए कितने ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है ये तुम्हें ही पता है, और कितने तो फाइनल सिलेक्शन वाले दिन ही मारे जाते हैं। अगर गवर्नमेंट को पता चला कि इसमें ये सब कुछ होता है तो गवर्नमेंट इसे तुरंत बैन कर देगी। क्या तुम्हें पता है कि जेनत्सु ने जब से फाइनल सिलेक्शन पास करा तब से लेकर इस एपिसोड तक इसने एक भी मिशन कंप्लीट नहीं करा था? वेल, इसमें जेनत्सु की गलती नहीं है। इसका जो बर्ड था ना शिंटारो, जेनत्सु को समझ ही नहीं आता कि ये बोलना क्या चाहता है। और क्या तुम्हें पता है कि जेनत्सु को चिड़ियाई क्यों मिलती है? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जेनत्सु के कान कितने ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर इसे क्रू मिलता तो उसके कानों का तो मुरब्बा ही बन जाता।
क्या तुम्हें पता है कि पूरे के पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में हमें इनोसुके क्रो क्यों नहीं दिखाया गया है? वह इसके पीछे काफी फनी रीजन है कि इनोसुके ने अपने क्रो को न जाने कितनी बार खाने की कोशिश करी थी। जब भी इनोसुके का क्रो उसके सामने आता है तो वो उसे फिर से खाने की कोशिश करता है। इसके डर से इनोसुके का क्रो उसके सामने नहीं आता, पर इनोसुके का क्रो हमेशा उसको फॉलो करता है। क्या तुम्हें पता है कि इनोसुके हमेशा तांजिरो को गलत नाम क्यों लेता था? इसका मतलब ये नहीं था कि इनोसुके बेवकूफ है, तांजिरो का गलत नाम इसलिए लेता था ताकि वो तांजिरो को चिढ़ा सके। इस सीन में जब हमें रूई की डीमन फैमिली को दिखाया जाता है तब ये लोग उसी घर में रह रहे थे जिसमें रूई की रियल फैमिली रहती थी। इसका मतलब यह था कि ये पूरा का पूरा माउंटेन रूई का विलेज था। तुम्हें पता है कि शिनोबु की स्वॉर्ड डीमन को अलग अलग तरीके से मार सकती है। शिनोबु की स्वॉर्ड का जो ऊपरी हिस्सा है इसमें काफी ब्रूटल टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से डीमन काफी तड़प के मरता है। और अगर डीमन थोड़ा अच्छा है तो शिनोबु उसे अपने स्वॉर्ड के नीचे वाले हिस्से से मारती है ताकि वो बिना किसी पेन के मरे। क्या तुम्हें पता है कि उबयाशी के फेस पर ये क्या है? काफी लोगों को लगता है कि ये पॉइजन है, पर ऐसा नहीं, ये कोई पॉइजन नहीं बल्कि एक कर्स्ड है। जब हमें पता चला था कि मुजान भी उबयाशी की फैमिली का मेंबर है और जब मुजान डीमन बना था तब इनकी फैमिली में एक कर्स्ट आ जाता है और इस कर्स्ट की वजह से इनकी फैमिली में जो भी लड़का बॉर्न होता है उसकी 20 से 30 साल के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी कर्स्ट से पीछे छुड़वाने के लिए ये लोग मुजान के पीछे 1000 सालों से हाथ धो के पड़े हैं। तुमको पता होगा कि उबयाशी के पास एक एबिलिटी है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जब तांजिरो अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करके जा रहा होता है तब इसका क्रो बोलता है कि इसको टोक्यो जाना है और टोक्यो में तांजिरो को मुजान और तमायो दोनों ही मिल जाते हैं। ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब कुछ मास्टर का प्लान था। जब हमें बटरफ्लाई मैंशन का ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है तब हमें इसके गेट पर 4 डिग्री देख सकते हैं, जिसमें से ये 2 डिग्री बिलोंग करती है कोचो सिस्टर को और ये 2 डिग्री आवी और कनाओ को बिलोंग करती है। इस सीन को जरा ध्यान से देखो कि रेंगोकू ने अपनी स्वॉर्ड को किस तरह रखा है और एक बार तुम म्यूचिरो को देखो कि इसने अपनी स्वॉर्ड को किस तरफ रखा है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि म्यूचिरो ने अपनी स्वॉर्ड को लेफ्ट साइड में रखा है और रेंगोकू ने अपनी स्वॉर्ड को राइट में, क्योंकि एक समुराई अपनी स्वॉर्ड को लेफ्ट साइड में तभी रखता है जब उसको कोई खतरा महसूस होता है। म्यूचिरो अपनी स्वॉर्ड को लेफ्ट साइड में इसलिए रखा था क्योंकि वो अपनी मेमोरी लॉस्ट के कारण वो किसी पर भरोसा नहीं करता है, और रेंगोकू ने अपनी स्वॉर्ड को राइट साइड में इसलिए रखा था क्योंकि उसको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। फॉर्म। इस सीन में जब जेनत्सु नेजुको को बचाने जा रहा होता है अपनी थंडर ब्रीदिंग का फॉर्म यूज करके, तो तुम देख सकते हो कि जेनत्सु किस तरह जा रहा है। ये एक स्टार बनाते हुए जा रहा है और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, यही तो है थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म। इस सीन में जब तांजिरो इस डीमन का गला काटता है तो ये जिस फॉर्म का यूज करता है उसका नाम था क्लियर ब्लू स्काई। और अगर तुम इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तब तुम देख सकते हो कि आसमान कुछ सेकंड के लिए ब्लू हो गया था, और इस फॉर्म को यूज करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है और इसलिए तांजिरो का हाथ से खून भी निकल आ जाता है। इस सीन में जब रेंगोकू अकाजा का हाथ काट देता है तब थोड़ा ध्यान से देखना कि अकाजा अपने हाथ को किस तरह रीजनरेट कर रहा है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अकाजा कोई अपना हाथ रीजनरेट नहीं कर रहा बल्कि उसके हाथ के अंदर से हाथ निकल रहा है। जब रेंगोकू अपनी 9th फॉर्म यूज करता है तो क्या तुम्हें पता है कि रेंगोकू इतना फास्ट मूव कैसे करने लगा था? पहले तुम इस फॉर्म ध्यान से देखो कि जब रेंगोकू इस फॉर्म का यूज करता है तो एक ड्रैगन बनता है और इसके आसपास थंडर ब्रीदिंग के इफेक्ट भी आते हैं। इसका मतलब रेंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग के साथ थंडर ब्रीदिंग भी यूज कर रहा था। दैट्स द रीजन व्हाई रेंगोकू इतना फास्ट मूव करने लगा था। पता है कि उजुई ही एक अकेला हाशिरा है जो अपने हाथों को इस तरह से करके भागता है, और अगर तुम बाकी हाशिराओं को देखोगे तो वो अपने हाथों को कुछ इस तरह करके भागता है, इवन फॉर्मल हाशिरा भी। और शायद यही एक कारण हो सकता है कि उजुई ही सबसे फास्टेस्ट हाशिरा है। इस सीन में जब डाकी तांजिरो पर अटैक करती है तो हम सब शॉक हो गए थे कि तांजिरो ने ये फेक रेम्बो टेक्निक कहाँ से सीखी। इसका आंसर ये है कि तांजिरो ने ये टेक्निक अपने डैड को देखकर और रेंगोकू के डैड ने जो लेटर नहीं दिया था को पढ़ कर शायद सीखी होगी, और शायद तांजिरो ने ये टेक्निक अपने एंसेस्टर की मेमोरी में देखी हो इसको कैसे यूज करा जाता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि फेक रेम्बो सन ब्रीदिंग की 11th फॉर्म है।
इस सीन में जब नेजुको ने अडाकी को किक मारा था, अगर तुम नेजुको की किक को थोड़ा ध्यान से देखोगे तब तुम देख सकते हो कि ये सेम वही टेक्निक है जो अकादा यूज करता है। तभी तो डाकी के ऊपर इतना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इस किक का, क्योंकि ये टेक्निक अपर मून 3 की है। इस सीन में जब तांजिरो अपने मन में बोलता है कि No matter how strong they are, और तभी उसके बाद उजुई बोलता है we'll win! Cause we're Demon Slayer Corps! शायद उजुई के पास किसी के थॉट जानने की भी एबिलिटी हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताने की तुम्हें कौन कौन सी डिटेल पहले से पता थी, और अगर तुम सीजन 3 की भी डिटेल जानना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर तुम्हें जानना है कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में क्या क्या होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आओ यहाँ से।